हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि स्टडी IQ की तरफ से आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको UPSC रिलेटेड टॉप नॉच हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पर कई बार बच्चों का ये रहता था कि सर हमें ना कंटेंट नहीं मिलता है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा एक ऐसा एक चैनल को क्रिएट किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ UPSC के स्टूडेंट्स को क्या करे, कैटर करे, उनके इश्यूज को क्या करे, एड्रेस करे। तो यहां पर मैं आपके लिए एक हिंदू प्लस एक ऐसा सेशन लेकर आने वाला हूं जहां पर हम डेली जो करंट अफेयर की क्लास करते हैं ना, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, उससे मैं 10 क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। साथ में ही दोस्तों मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी फ्रेम करूंगा और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस सेशन में, हिंदू प्लस सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना प्यार आप सभी हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देते हैं उतना ही प्यार आप इस हिंदू न्यूज़पेपर के जो हिंदू प्लस सेशन है जिसमें क्वेश्चंस प्लस में मेंस के क्वेश्चन है उनको आप क्या कर देंगे, उतना ही प्यार देंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक शुरुआत है जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने वाला है, जिसमें हम MCQs को डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे और साथ में दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहीं तक ही सीमित है, और भी बहुत कुछ इसके अंदर में रहने वाला है, बहुत कुछ इसमें रहने वाला है। तो ये सेशन आपकी तैयारी में, रिवीजन में, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्टडी IQ IAS पे जो भी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना अटेम्प्ट 2024 में देना चाहते थे, 2025 में देना चाहते हैं, उसके बाद में 2026 में देना चाहते हैं, 2024 वाले यानी कि मेंस के बच्चे, उनकी भी तैयारी चली रही है। 2025 के जो बच्चे हैं उनकी भी तैयारी चली है। 2026 और 2027 के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म बैच को प्लान किया है और बहुत से बच्चों का कहना था सर लॉन्ग टर्म बैच में प्रतिज्ञा बेनिफिट लेकर आइए। आपने ये प्रतिज्ञा बेनिफिट यहां पर 2025 के स्टूडेंट को दे दिया, 2026 के 2027 के स्टूडेंट्स को लेकर आइए। तो दोस्तों ये हमारा एक बैच है, लॉन्ग टर्म बैच 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, 2027 के स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें प्रतिज्ञा बेनिफिट है। प्रतिज्ञा बेनिफिट यानी कि आपको यहां पर जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेंगे तो 100% रिफंड मिलेगा। और इसमें प्रतिज्ञा प्लस का भी बेनिफिट है। प्लस वाला बेनिफिट क्या है दोस्तों कि आपको हर वीक में क्विज होगा और उस क्विज के अंदर में अगर आप टॉप करते हैं तो आप 11,000 रुपए जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 33,000 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं, जो 2027 के स्टूडेंट हैं वो 38,000 में एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको PRT लाइव यूज करना है। हमारा जो बैच है वो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। आपको देर नहीं करना चाहिए, आज ही एनरोल करिए दोस्तों। इन दोनों बैचेस के अंदर में आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने में, सांबो, जुजुत्सु, आइकाडो, ये रिसेंटली न्यूज में थे और इनका क्या मतलब है। ये रिसेंटली दोस्तों न्यूज में थे और इनका क्या मतलब है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये पोर्ट सिटीज हैं रशिया के अंदर में, ये एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, ये डांस है कोरिया का, आइलैंड है जो कि सी लेवल राइज होने के कारण में कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। तो बताइए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने ये तस्वीर जरूर देखी होगी, ये तस्वीर जरूर देखी होगी। तो ये आपको यहां से पता चल गया होगा कि ये राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक मार्शल आर्ट की एक फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन बनाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या है इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। जुजुत्सु, जिसको जू मीन्स होता है सॉफ्ट, सपल, जेंटल, और जुत्सु का मतलब होता है आर्ट और टेक्निक, जिसको हम जेंटल आर्ट भी बोलते हैं। जापानीज मार्शल आर्ट है, ठीक है। सैम्बो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, ठीक है, सोवियत में आपको देखने को मिलेगा। आइकिडो ये भी एक कान में आपको देखने को मिल रहा है, जुजुत्सु का एक वेराइटी है, एक वेरिएशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, कल द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि कैसे
जो स्टेट के इलेक्शन कमीशंस हैं उनमें रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट में रिफॉर्म करने के लिए। तो आप सभी मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, लोकसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, ठीक है। और जो लोकल लेवल पर जैसे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, ये कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये स्टेट के अंदर में कराना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरा, डज नॉट प्रिपेयर अ सेपरेट वोटर लिस्ट, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई अपनी अलग से सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसी का ही ये यूज करते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी अलग से कोई लिस्ट प्रिपेयर करते हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहली बात तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन की। दूसरा, ये कोई अलग से वोटर लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उन्हीं का ही यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है। तो ये देख सकते हैं, ये इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर जब लोकल गवर्नमेंट को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, उसी समय पर ये भी चीजें क्या होती है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। कंडीशन एंड टेन्योर कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नर करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कैन ओनली बी रिमूव्ड, जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, next question, recently which country granted millions of workers the legal right to disconnect from their job outside working hour? कितनी बढ़िया चीज है कि आपके काम का समय खत्म हो गया है, अब आप फोन नहीं उठाइए, है ना। तो रिसेंटली किस, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ये न्यूज़पेपर में था, इसीलिए तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग आपको यहां पर पता चलेंगी। तो ऐसा किसने कोई ऐसा क्या मैं एक्ट पास किया है, ऐसा कौन सा राइट दिया है, और मांग की जा रही है कि भारत में भी होना चाहिए। तो याद, क्या चीन ने किया है, जापान ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, चाइना ने किया, मतलब चाइना 2 बार आ गया, तो आप समझ ही होंगे कि चाइना तो इसका मतलब है ही नहीं, 2 बार अगर आ गया तो आप याद रखिएगा इसको ऑस्ट्रेलिया ने पास किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज ग्रांटेड मिलियन ऑफ वर्कर्स द लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर जॉब आउटसाइड वर्किंग आवर अनलेस डीम्ड अनरीजनेबल। आप ये चीज पॉइंट नोट करिएगा, आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड होता जा रहा है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो गए उसके बाद में भी काम करना, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए उसके बाद में भी आपको कॉल करना। तो इसलिए कहा गया है कि नहीं, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए उसके बाद में आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होगा। जो एम्प्लॉय के अंदर में जो बर्न आउट होता है, वर्कआउट मतलब क्या नाम, आप सोचिए इतना स्ट्रेस होता है, उसको आप कर सकते हैं। मेंटल वेलबींग को क्या करेगा? हेल्प करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और पर्सनल लाइफ भी तो है, पर्सनल टाइम भी तो क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा लॉ आपके यूरोप में, लैटिन अमेरिका में ऑलरेडी है, तो प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, ये भी न्यूज में है, कराया था आपको टॉपिक ये। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ह्यूमंस इन नाइजीरिया, पहला केस ह्यूमंस के अंदर में नाइजीरिया में देखने को मिला, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है? इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट होता ही नहीं है। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो ये कह रहा है कि पहला इसका जो केस है वो डिस्कवर कहां पर हुआ? नाइजीरिया में हुआ, और दूसरा ये एनिमल टू ह्यूमन होता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है मेरे प्यारे दोस्त, आप ये चीज देखने की कोशिश करिए। सबसे पहला इसका कहां पर ह्यूमन के अंदर में डिस्कवर हुआ? डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में देखने को मिला, पहली बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा मंकी पॉक्स दोस्तों जूनोटिक है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन को होता है, तो इसलिए क्या है, वो भी स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। मेरे प्यारे दोस्त प्लीज मंकी पॉक्स के बारे में याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी भारत में भी इसके ऊपर में रिस्क बताया जा रहा है। इवन आपको ध्यान ही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? चेक होना चाहिए, सारी की सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर में क्या है बात करिए। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नाइजीरिया में नहीं, DRC में। और उसके बाद में ये ह्यूमन टू मतलब क्या नाम है, एनिमल टू ह्यूमन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एमपॉक्स मंकी पॉक्स क्या है, एक वायरल डिसीज है जिसको पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन ये कई बार डेथ की तरफ में भी ले जाती है क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो। और रिसेंटली WHO ने क्या किया, एमपॉक्स को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। लेकिन अभी आपको ध्यान होगा, परसों इंडिया और चीन की तरफ से आपस में एक दूसरे के साथ में मीटिंग हुई है बॉर्डर को लेकर। तो वहां पर उस आर्टिकल में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जिक्र था। क्या था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जिक्र था। ठीक है, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकता था कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था। इवन दोस्तों आज जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ाया है, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी तो इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्रीज, और नेबरहुड कंट्रीज के अंदर में मैंने जिक्र किया है किसका, वहां पर चीन के इन्फ्लुएंस का। और चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू ही तो इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव इज सम टाइम मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, याद रखिएगा, चीन के द्वारा शुरू किया गया ये इनिशिएटिव है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया गया, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। इवन जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखते हो, जो हमारे कश्मीर से, यानी कि जो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से भी होकर जो गुजरता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी किसका हिस्सा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, इसको हम वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानते हैं। हम कई बार बोलते नहीं है कि वैसे श्रीलंका के अंदर में चीन ने क्या किया, इन्वेस्ट करके वहां के शिप, वहां के क्या नाम है, पोर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो कैसे कंट्रोल कर लिया, इसी इनिशिएटिव के थ्रू किया। ये स्ट्रेटेजी है जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में क्या करना चाहता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप को लैंड सी रूट के थ्रू क्या करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, जिससे उसको रीजनल इंटीग्रेशन हो, उसका जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। लेकिन साथ साथ में वो इसको यूज कर रहा है दूसरे नेशंस को वीक करने के लिए भी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड। अभी आपको ध्यान ही है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी कि इसरो के मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं, सारे क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं। तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। क्या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था या फिर GSLV से लॉन्च किया गया था? आप सभी जानते हैं, एक है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक है GSLV जियोसिंक्रोनस, तीसरा अभी आया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी आया, एक अभी काम चल रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पुष्पक विमान नाम कर रहे हैं। तो आदित्य L1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। देयर आर 5 L पॉइंट। ये जो L1 का मतलब क्या है, तो दोस्तों L का मतलब है लग्रांज पॉइंट। लग्रांज पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है या फिर जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, वो ऐसा पॉइंट, उसको लग्रांज पॉइंट बोला जाता है। तो L1 यानी कि ये पहला पॉइंट होगा। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं हमारे सन और अर्थ सिस्टम के अंदर में, तो याद रखिएगा कितने पॉइंट हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, PSLV से लॉन्च किया गया। 5 बिल्कुल सही बात है, L पॉइंट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो आंसर क्या होगा, डी, कि कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है। तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो लग्रांज पॉइंट याद रहेगा, लग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो अट्रैक्शन है या जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करे, बैलेंस आउट कर दे। अब लग्रांज पॉइंट को क्यों चुना गया, वहां पर जब अगर आप अपने सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे तो कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर सकता है, सूर्य के ऊपर में नजर रखते उसको ऑब्जर्व कर सकता है। साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं कि वहां पर मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाया है, कोंडिया ट्राइब अभी पढ़ाकर आया हूं, अभी जस्ट अभी। तो क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भारत में है, 13 उड़ीसा में है, 12 कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। PVTGs 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं 2011 के सेंसस के बेसिस पर।
तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, दोस्तों जितने ट्राइबल ग्रुप हैं उनके अंदर में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो पिछड़ा है, उनको बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और ये किसके बेसिस पर? 1975 किसके बेसिस पर? देभार कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। तो सबसे ज्यादा टोटल कितने? 75। सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके ओडिशा के अंदर में है। कितने? 13। सेकेंड नंबर पर पता है कौन आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसमें 12 है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पीवीटीजीज हैं वो आपके 18 स्टेट में है और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया सारी की सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उड़ीसा में। और दूसरे नंबर पर कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड। एनजेसी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाना चाहता तो एनजेसी के का पूरे कॉम्पोजिशन के ऊपर पूछ सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? 103, 101, 100 और 99th, बताइए कौन सा है? तो आप सभी को अभी जस्ट पढ़ाकर आया हूँ जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि भाई कोलेजियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अभी का जो कोलेजियम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस को लेकर है। और इसको रिप्लेस करने के लिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। ठीक है, इररिलेवेंट घोषित कर दिया था। करेक्ट आंसर क्या है? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। क्या है करेक्ट आंसर? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है चीज? तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मजेदार ये टॉपिक है। और जुडिशियल इसको बल्कि आप मेंस के लिए भी मैं चाहता तो दे सकता था, लेकिन मेंस के लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान होगा पोलियो से रिलेटेड केस अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, बहुत ज्यादा न्यूज में था कि पोलियो से डिराइव्ड, मतलब क्या नाम है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की केसेस कहां पर? मेघालय के अंदर में। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बताया 2 प्रकार की वैक्सीन होती हैं। एक होता है जिसके अंदर में सॉफ्ट, अभी क्या क्या होता है, वायरस होता है लेकिन माइल्ड होता है, और एक होता है इनएक्टिवेटेड जिसमें आप वायरस को किल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी एक केस हमें देखने को मिला मेघालय के अंदर, और मेघालय के अंदर जो केस देखने को मिला वो कहा जा रहा है कि वैक्सीन डिराइव्ड है। वो वैक्सीन जो ओरल वैक्सीन जिसमें माइल्ड आपका पोलियो का वायरस होता है, उसके कारण में पोलियो का केस हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज ए स्ट्रेन related to the weakened version of live पोलियो वायरस कंटेन्ड इन ओरल पोलियो वैक्सीन। दोनों चीजें बता दी, इनएक्टिवेटेड बताया मैंने। इनएक्टिवेटेड में क्या होता है, आप वायरस को किल कर देते हैं, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जिसमें आप वायरस, लेकिन वीक वायरस रहता है, जिसको आप क्या करते हैं, ड्रॉप्स पिलाते हैं। और आप सभी इसलिए पिलाते हैं कि शरीर के अंदर में जो वायरस जाएगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर करेगा और एंटीबॉडीज क्रिएट करना शुरू करेगा, तो फर्दर कभी ये पोलियो का वायरस आए तो उससे फाइट कर सके। लेकिन पोलियो, कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी, जहाँ पर पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेघालय में जो केस आया, ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन डिराइव्ड है। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नो केसेस ऑफ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया मेघालय, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जी हाँ, लाइव वायरस होता है इसके अंदर में, लेकिन वो थोड़ा सा वीक होता है और आपके ओरल पोलियो वैक्सीन में होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है ना मेघालय वाले, तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 ओनली, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। 2-year-old चाइल्ड फ्रॉम मेघालय वेस्ट गारो हिल्स, उसको क्या है, हमें पोलियो का देखने को मिला, और ये कहा जा रहा है कि ये आपका जो वैक्सीन डिराइव्ड है। ठीक है, और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस एक ऐसा स्ट्रेन जो कि क्या ना, वीकेंड वर्जन ऑफ लाइव पोलियो वायरस होता है ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स कम अंडर द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैटेगरी के अंदर में? सॉरी, ये शायद स्टेटमेंट मैं बनाना मेडिसिन के ऊपर में चाह रहा था, फिर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसके ऊपर में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसके ऊपर में, LGBT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू LGBT कम्युनिटी।
तो बताइए क्वेश्चन आपके सामने। दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग थी नाज फाउंडेशन के मामले में, जो उन्होंने क्या किया था, एक आता जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है और कॉन्सेंट के साथ में वो उसको जो डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, नाज फाउंडेशन। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, यानी कि नाज फाउंडेशन की जो जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दी गई थी नाज फाउंडेशन केस के अंदर में, उसको ओवरटर्न कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, आप सभी को ध्यान है वैसे सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड का वो जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है, सेम जेंडर के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशन, उसको क्रिमिनलाइज करता था। तो 2009 में ये जजमेंट आती है नाज फाउंडेशन की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, केसेस के नाम जरूर याद रखें। नाज फाउंडेशन केस में ये चीज हुई थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में देखा जाए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया, बिल्कुल सही बात है। 2018 में नवतेज सिंह जोहार केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 है ना, इसको ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है ये? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल सही बात है। अभी रिसेंटली 5 जजेस की बेंच बैठी है और उन्होंने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज के लिए एक पिटीशन डाली गई थी, इसको लीगलाइज करा जाए। तो क्या सेम सेक्स मैरिज हमारे देश में लीगल है या नहीं है? नहीं, सेम सेक्स मैरिज अभी लीगलाइज नहीं है दोस्तों। हमने सिर्फ सेम जेंडर के बीच में रिलेशनशिप को क्या हमने जो डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन मैरिज को भी हमने लीगलाइज नहीं किया है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अभी जस्ट हमने देखा। तो इसका क्या आंसर होगा? डी। चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? ये जस्ट मैंने आपको बताया अभी। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी शहरों के, ये शहर यानी कि जीएस पेपर 1 से रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चा, चाहे आपके इस क्वेश्चन को चेक करने वाला कोई है चाहे नहीं है, इस क्वेश्चन को लिखिए, चाहे जैसा लिखिए, आड़ा तिरछा, जैसा खराब से खराब आंसर लिख सकते हो, लिखो जरूर आज लिखना। तो जीएस पेपर 1 अर्बन एरिया से बात कर रहे हैं। अर्बन एरिया के फ्लडिंग तो आपने बहुत पढ़ लिया है, लेकिन शहरों में पीने का पानी नहीं अवेलेबल होता यार। आप ये देखिए, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी यूज हो रहा है, लेकिन आपने नोट किया कभी कि बहुत बड़ी समस्या है शहरों के अंदर में कि वहां पर पानी इतना रिसाइकल नहीं होता, उसको आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। और उसके कारण में बहुत सारे परिवारों में, घरों में साफ पीने का पानी अर्बन एरिया में ना के बराबर है, जिसके कारण में क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम परिवारों को पानी या तो जार मंगाना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, खरीद के लाना पड़ता है। ये सब समस्या है बहुत बड़ी। तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्कस व्हाई देयर इज ए फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी क्राइसिस फॉर अर्बन इंडिया। कि भारत के जो शहरी इलाके हैं, ओए शहरी बाबू है ना वो वाला, तो शहरी इलाके हैं, वहां पर ऐसा क्या है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी के क्राइसिस हमेशा रहता है, और कुछ मेजर्स सजेस्ट करिए, सजेस्ट सम मेजर्स जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, अर्बन एरिया से रिलेटेड, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए इस पे कैसे है, लेकिन इसको आंसर जरूर लिखना है भाई, सबको लिखना है ये आंसर। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने इसका आंसर ना लिखा हो। तो सबसे पहली बात तो देखेंगे, अर्बन एरिया में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में लगातार लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ये पॉइंट तो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि और भाई 2050 तक तो इतनी संख्या हो जाएगी शहरों के अंदर में कि हम अगर उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, उसको प्लान नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट होने वाली है। ठीक है, लास्ट मंथ अगर देखा जाए तो पेय जल सर्वेक्षण होता है, जो बताता है कि सिर्फ 10% इंडियन सिटीज हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का टेक्निकल विंग है, वो ये कहता है कि इंडियन सिटीज के अंदर में 135 लीटर ऑफ वाटर डेली पर कैपिटा चाहिए होता है। अच्छा, आपको ध्यान है कि जल जीवन मिशन क्यों आया? इसीलिए तो आया ना, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में आया, रूरल। लेकिन शहरों में भी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो एक पॉपुलेशन, अनप्लैंड वे में एरिया का बनना, अब बिजनेस और एंटिटीज दैट मेक और सेल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स, उनको इसका क्या है, शॉर्टफॉल का एडवांटेज देखने को मिल रहा है। द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सोल्ड इन 20 लीटर जार हैज ग्रोन अमंग हाउस होल्ड। Despite having access to piped water, recent research found that 70% of households in Chennai, 38% households in Kolkata regularly buy water jar. कि भाई साहब पीने के पानी का कनेक्शन है घर में, लेकिन पानी वो नहीं यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंसर्न है।
देखिए, एक हो गया पानी की सप्लाई वाला कंसर्न, पॉपुलेशन, रिसाइकल नहीं होना, बेटर कनेक्टिविटी नहीं होना, ये कंसर्न है। दूसरा, जो पानी आ भी रहा है वो क्वालिटी वाला कंसर्न है। कई सारे घरों में जो पीने का, अब दिल्ली का एग्जांपल है, जो पीने वाला पानी है वहां पर क्वालिटी कंसर्न है, जिसके कारण में लोग परचेज कर रहे हैं पानी को। तो अगर आप इसके अंदर में आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो आप पहले तो अर्बन सिटीज के बारे में लिखेंगे, सिटीज बढ़ रही हैं, कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन हो रहा है, वहां पर लगातार इंक्रीज हो रही है। अब वहां पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट अगर नहीं है, वाटर अगर हार्वेस्टिंग नहीं है, और प्लस में सीवेज कनेक्शन अगर नहीं है, प्लस में वाटर ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं है तो क्या है, आप अर्बन एरिया में हर घर के अंदर में पीने का पानी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, जो पानी आप सप्लाई कर भी रहे हैं वो क्वालिटी नहीं है, बहुत खराब क्वालिटी का, जिसके कारण में बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, पानी के जार को बाय करना पड़ता है, और जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है उनकी इनकम के ऊपर में भी, उनकी इनकम के भी ऊपर तो इंपैक्ट करेगा ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर एक स्टेक होल्डर को, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है, जिससे इस वाटर क्राइसिस को कम किया जा सके। ठीक है, देखिए अब आप हर चीज को लिंक करेंगे, बारिश नहीं हो रही है तो वाटर की वैसी स्कार्सिटी हो रही है, प्लस में अर्बन एरिया में जो कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, पानी के रिसोर्सेज को और कम करे जा रहा है, एनक्रोचमेंट। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, अर्बन एरिया में वो क्या में इंडस्ट्रीज एक्टिविटी, वहां पर पानी का यूजेस काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण में पानी क्या है, जो हाउस होल्ड पानी है, जो घरों के अंदर पानी है, उसके अंदर में कमी भी हो जाती है। और चौथी चीज क्या है, जो पानी है वेस्ट घरों से निकल रहा है, ये अर्बन एरिया की सबसे बड़ी परेशानी है। जो अर्बन एरिया में जो पानी वेस्ट होकर निकल रहा है उसको हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को हम अगर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करके दोबारा से रीयूज नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वाटर क्राइसिस होगा ही होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है, प्लानिंग की भी जरूरत है, और साथ में सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या नाम है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। अब आती है बात, ये आ गया सप्लाई के ऊपर में, तो फिर आप सप्लाई चेन सारी चीजों के ऊपर में। अब बात आती है क्वालिटी के ऊपर में। क्वालिटी दूसरा एक बड़ा कंसर्न है कि कई परिवारों में पानी जा भी रहा है तो वो यूज ही नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि क्वालिटी खराब है। तो क्वालिटी के ऊपर में हमें काम करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि क्वालिटी खराब होने का जो फायदा मिल रहा है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, और अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो लोगों को हो रहा है, समझ रहे हैं चीज। तो उसके ऊपर में भी काम करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो हमारी जो ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए, अर्बन जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो लगातार बढ़ेगी, और ये कहा जा रहा है कि भारत की जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है वो वाटर स्कार्सिटी से सबसे ज्यादा जूझने वाली है, सबसे ज्यादा वाटर स्कार्सिटी कहा जा रहा है। आप देखिए 933 मिलियन 2016 में था, तो 1.7 to 2.4 बिलियन पीपल के लिए 2050 में चाहिए होगा, और ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा कंसर्न है। द गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड टैप वाटर कनेक्शन, बट द क्वालिटी ऑफ एक्विफायर्स रिमेन्स नेग्लेक्टेड। ये पॉइंट ऑफ बार बार आपको कह रहा हूं कि सॉरी, एक हो गया पानी का कनेक्शन तो प्रोवाइड कर दिया, पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करने के अलावा पानी कितनी बार आ रहा है, कितना क्वालिटी का पानी आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। द कंट्री अटेम्प्टेड टू सॉल्व वाटर डेफिशिएंसीज बाय फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देयर इज लिटिल कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, इरिगेशन रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर। अभी बताया ना, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग, तो उनका भी कन्वर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए कई एरिया में फ्लड हो रहा है, कई एरिया में ड्रॉट हो रहा है, कई अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, शहरों में पानी की कमी को आप दूर कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। तो ये आप मेजर्स, अभी हमने इशू डिस्कस किया कि क्यों है, क्या है। अब मेजर्स तो आप वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट कहेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप ये कहेंगे, सप्लाई साइड पानी सप्लाई हो रहा है किस क्वालिटी का हो रहा है, ये भी एक क्वालिटी चेक के ऊपर में काम करेंगे, तब जाकर क्या आपका कंप्लीट आंसर बनेगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन था, आप सभी को ये आंसर लिखना है तो लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, शुरू ऐसे करेंगे कि भाई सिटीज बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसके कारण में आने वाले समय शहरों में पानी की क्या में डिमांड बढ़ेगी, और जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से अगर पर कैपिटा आप अगर पर लीटर पर पर्सन पानी नहीं पहुंचा पाएगी तो स्कार्सिटी है। अब पानी पहुंचाना और क्वालिटी पानी पहुंचाना है, दोनों बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आप अब कारण बताएंगे क्यों हो रहा है, तो आप पॉपुलेशन बता देंगे, एनक्रोचमेंट बता देंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी बता देंगे, पानी बारिश नहीं हो रही वो बता देंगे,
फ्रिक्वेंसी ऑफ रेन वाटर, ये सब चीज़ें बता देंगे। साथ में आप बता देंगे कि हमें इंडस्ट्रियल वो सारी चीज़ें, वेस्ट वाटर, ये सब चीज़ें, कई सारी जगह पे पानी वेस्ट होता है। ये भी लाइफस्टाइल को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अर्बन एरिया में लाइफस्टाइल एक ऐसा है जो पानी को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी करता है। ठीक है, फिर आप इसका सॉल्यूशन मेजर्स कि सभी को एक जगह पर आना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में काम करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी घर से हम वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में काम कर सकते हैं। प्लस में जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, पानी की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप सभी ने इसके आंसर को देखा होगा और आई होप आप सभी आंसर लिखेंगे। 10 क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन, बड़ी मेहनत लग के बनाया है। प्लीज़ अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और ये दोस्तों लॉन्ग टर्म बैच है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, लेकिन कोड भाई PRT लाइव ही यूज़ करना है हर किसी को। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल भी मिलेंगे इसी तरीके से इसी सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।